नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसके कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 9 के जो भूगोल वाला पार्ट है उसका जो पहला पार्ट है भारत का आकार एवं स्थिति। इस पार्ट के अंदर अपन जो भारत के आकार, स्थिति, अवस्थिति, पड़ोसी देश, इसकी सीमा, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी गहराई से करेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, पूरा ध्यान लगा कि इसको आप देखना। और शुरुआत करते हैं इसके जो फर्स्ट पार्ट जो आएगा उसके बारे में, भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित। पहली बात करें अगर जो भारत का स्थान विश्व में कहाँ पर है या ग्लोब में कहाँ पर है या मानचित्र में कहाँ पर इसका स्थान रहता है उसके बारे में बात करें तो भारत है जो ग्लोब के अंदर उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक विशाल देश है। जो आप ये ग्लोब देख रहे हैं इसका अगर अपन पार्टीशन करें बच्चों तो देखना आप 0 डिग्री अक्षांश और ये है बच्चों आपके 0 डिग्री देशांतर और ये अक्षांश भूमध्य रेखा। ठीक है बच्चों, जो कौन सी भूमध्य रेखा। अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो इसके उत्तर की तरफ है, तो इस आधार पे तो हो गया ये बच्चों उत्तरी गोलार्ध में। और अगर इसकी देशांतरीय स्थिति से बात करें बच्चों तो ये आ गया है आपके ये पश्चिम, ठीक है, ये पूरब और ये इसका दक्षिणी भाग। तो इसके हिसाब से आ गया बच्चों ये पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, इसकी स्थिति के अनुसार आएगा ये एक बार में तो आएगा जो अक्षांश के हिसाब से तो है उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय स्थिति से पूर्वी गोलार्ध में। तो इसकी बात यहाँ से देखते हैं कि इसका अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जो इसका अक्षांशीय जो स्थिति है वो है बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में इसका जो अक्षांशीय विस्तार है। और जो कर्क रेखा बात करते हैं, कर्क रेखा जिसे आप 23.5 डिग्री इस रूप में भी लिखते हैं अपन, जो उत्तरी अक्षांश है उसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। वो भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। जो कर्क रेखा है भारत को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। वो अगले जो इसका नक्शा उसके अंदर बताता हूं आपको मैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है जो मुख्य भूमि से दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप समूह दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। जो ये बात बताइए अभी अगला जो मैप है उसके अंदर अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। जिससे पहले बात करती कर्क रेखा की। जो है बच्चों देखो कर्क रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये भारत के जो है 6 राज्यों से गुजरती है। इसके लिए अगर याद रखने की जो रखने का तरीका है बच्चों, गुर, मच्छ, झाप, त्रिमी। गु से देखो बच्चों ये गुजरात, ठीक है। फिर रे से ये राजस्थान से निकलेगी, ठीक है बच्चों। मैं से मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़, ठीक है बच्चों। और इसी के पास में झारखंड, नाम लिखने में थोड़ा दूर दूर हो रहा है, झारखंड। फिर पैसे पश्चिम बंगाल और अंत का जो है त्रि से त्रिपुरा, ठीक है बच्चों। और लास्ट में मिजोरम, ठीक है। जो गुरु ये जो कर्क रेखा है भारत के राज्यों से गुजरती है। और इसी की बात करें तो जो भारत का संपूर्ण जो भूभाग है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जो इसका पूरा है जो बच्चों वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 आप इसको 2 की डिजिट में याद रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये इसका संपूर्ण जो भौगोलिक क्षेत्रफल है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। मतलब कि जो विश्व का टोटल जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% जो भूमि है वो भारत के पास है। और उसका जो संपूर्ण रूप से अगर किलोमीटर में बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई आती है। और भूभाग की दृष्टि से भारत है जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। मतलब किसे भूभाग यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा देश है बच्चों? 7वां। इससे बड़े जो 7 देश है, रूस, कनाडा, यूएसए,
ठीक है, चीन, ब्राजील और उसके बाद में नंबर आता है अपना भारत का। ठीक, और भारत का क्षेत्रफल लगभग मील के अंदर बात करें तो 15,200 वर्ग मील। ध्यान रखना बच्चों कि कई बार है जो मील के अंदर भी अपना क्षेत्रफल पूछा जाता है। मील के अंदर 15,200 वर्ग मील, और किलोमीटर की आपको मैंने बताई है बच्चों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और जो ये भारत है इसके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप जो है जिसकी बात करी थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का जो पूर्वी जो भाग है जहाँ बंगाल की खाड़ी है उसके अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, और जो पश्चिमी भाग है जिसे अरब सागर के नाम से जानते हैं वहां पर है भारत का लक्षद्वीप। ठीक है, ये तो इनके पूर्वी और पश्चिमी जो सागर है उनमें स्थित छोटे छोटे द्वीप है। उसके अलावा अगर बात करें अपन की द्वीपीय समूह और इसकी लक्षद्वीप सहित पूरे तट की लंबाई, भौगोलिक सीमा की बात हो गई बच्चों, जो तटीय सीमा है जहाँ से अपने समुद्र तट टच हो रहा है वहाँ से लगा के अगर बात करें तटीय सीमा की, ठीक है, जहाँ जहाँ समुद्र अपने टच हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ की बात करें तो इन दोनों सहित भारत की जो तटीय सीमा है 7,516.6, ठीक है बच्चों, वर्ग किलोमीटर। ये मील डाल रखा है, वर्ग किलोमीटर है ये तटीय सीमा हो गई, इसका पूर्ण क्षेत्रफल हो गया। ठीक है बच्चों, और जो कर्क रेखा है उसकी भी बात कर ली, और पूर्वोत्तर में इसके उत्तर और पश्चिम में भारत का यंग फोल्डेड पर्वत से घिरा हुआ है। जो इसका पूर्वी और उत्तरी पूर्वी जो भाग है बच्चों, ये तलवार के आकार के रूप में जो दिख रहा है आपको ये, ठीक है, इस भाग पर विश्व का सबसे नवीन फोल्डेड पर्वत, ठीक है, फोल्डेड पर्वत, आप थोड़ी सी टर्म्स आपको बताता हूँ, फोल्डेड पर्वत, ठीक है, जो इस तरफ है जो अपने हैं जिसे बोला जाता है नवीन, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, और इसे फोल्डेड बोला जाता है। इसके लिए आपका वर्ड यूज हो सकता है ब्रंतोस, है ना, ब्रंतोस पर्वत। ठीक है, ये इसके जो पूर्वी और उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है। मतलब कि प्रश्न बने है कि हिमालय भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, तो हिमालय के लिए पूर्वोत्तर और उत्तर पूर्व के भाग के अंदर है जो बच्चों ये हिमालय पर्वत स्थित है, और ये सबसे नवीन है, विश्व के सबसे नवीन पर्वतों में हिमालय की गणना की जाती है। ठीक, और उसके अलावा अगर बात करें और इसी में थोड़ी सी, तो जो ये पश्चिमी भाग है अपना भूगोल की स्थिति की बात हो रही है, तो यहाँ पर है बच्चों अपने राजस्थान में थार का मरुस्थल। ठीक है, इसके अंदर जो मेन बता दिया आपको मैंने, भूभाग है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के टोटल भूभाग का 2.4% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है बच्चों, ध्यान रखना है ना। इससे बड़े 6 देश और हैं, और भारत का क्षेत्रफल लगभग मील के अंदर है 15,200 वर्ग मील, और किलोमीटर में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और जो इसकी तटीय रेखा की जो लंबाई है वो है 7,516.6 वर्ग किलोमीटर। इसके अंदर तट रेखा प्लस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा भी इसमें शामिल की गई है। चलते हैं आगे की तरफ इसमें, और यह 22 डिग्री अक्षांश उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू करता है और हिंद महासागर तक पहुंचता है, तथा इसमें 2 समुद्रों में विभाजित करता है, पश्चिम में अरब सागर और इधर है बच्चों बंगाल की खाड़ी। ठीक है, जो बताया मैंने आपको स्थिति के अनुसार, जो इसका दक्षिणी भाग है यहाँ तक वाला जो ये हिंद महासागर का इलाका पूरा, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा हिंद महासागर है, जिसे मैंने पिछले वाले स्लाइड में बताया था आपको कि जो पश्चिम की तरफ तो है अपने अरब सागर और पूर्वी की तरफ बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और भारत के मानक मध्याह्न रेखा निकट का समय 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अभी बात करते हैं कर्क रेखा की बात हो गई, अभी अपन बात कर रहे हैं बच्चों भारतीय मानक समय रेखा, IST जिसे बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे अपन समय तय करते हैं, वो टाइम जोन की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जो है बच्चों अपने हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो है जो इसी से है जो अपना समय सेट किया जाता है। GST है ग्रीनविच मीन टाइम, उससे है जो IST को अपन सेट करते हैं कि अपने भारत में जो समय रहेगा वो समय का निर्धारण होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर। ठीक है बच्चों, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, जो IST है
वो उत्तर प्रदेश की जो मिर्जापुर है इलाका, नैनी के नाम से जाना जाता है, नैनी स्थान है, छोटा स्थान है, उसके पास में ही है जो आपके इलाहाबाद, जिसे आजकल आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, प्रयागराज, ठीक है। और इसी के पड़ोस में पड़ता है आपके मिर्जापुर। जो मिर्जापुर है यहाँ से होके जो बच्चों ये नैनी इलाहाबाद प्रयागराज के पास से गुजरती है, और वो है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री 30 मिनट। अगर प्रश्न पूछे आपसे कि भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण या कौन सी है जो देशांतर है जो भारत का मानक समय रेखा तय मानी जाती है, तय करती, वो है बच्चों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो देश का मानक समय माना जाता है। जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं, दिन और रात की लंबाई अक्षांशीय विस्तार से प्रभावित होती है। जैसे अगर अपन बेंगलोर के अंदर बैठे हैं, ठीक है, वहां से अगर उत्तर भारत की तरफ आएंगे, यूपी की तरफ, तो धीरे धीरे है जो बच्चों जो दिन और रात की है जो लंबाई है वो अक्षांशीय विस्तार के कारण धीरे धीरे है जो बढ़ती चली जाती है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा जो अपने को फील नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। अगला जो है भारत का आकार की बात करें तो भारत का आकार है जो सीमाओं का वर्णन करते हैं, तो भारत का कुल आकार दुनिया के कुल आकार का लगभग 2.4% है। अगर यही आकार की बात करें, पिछली वाली स्लाइड लेते वापस, भारत के आकार की बात करें तो बच्चों भारत का जो आकार है वो सम चतुर्भुज के आकार का है। कैसा बच्चों? सम चतुर्भुजा भारत का जो आकार है बच्चों लगभग सम चतुर्भुज के समान माना गया है। आपको प्रश्न बनता है कि भारत का आकार कैसा है, तो सम चतुर्भुजाकार इसका आकार है। और जो आकार के आधार पर इसका क्षेत्रफल है उसके हिसाब से विश्व के या दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है। और यहाँ पर है जो ध्यान रखना बच्चों, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है जो भारत में वर्तमान में निवास करती है। भारत के कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसका ध्यान रखना बच्चों, है ना। स्थलीय सीमा की लंबाई अगर बात करें अपन, स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें, इससे पहले अपने 7,516.6 किलोमीटर जो बात करी थी वो थी तटीय सीमा। कौन सी थी बच्चों? तटीय सीमा। अभी बात करें स्थलीय सीमा की, नक्शे पे थोड़ा ठीक रहेगा इसलिए स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की बात करें तो यहां से लेके ये जो इलाका है, ठीक है, ये है अपनी जहां पर समुद्र टच नहीं हो रहा है वो कौन से हो गए? स्थल। जहां समुद्री सीमा है वो तटीय। तो तटीय सीमा, स्थलीय सीमा की लंबाई अपनी 15,200 किलोमीटर। तो ये जो इलाका पूरा है बच्चों जहां समुद्र टच नहीं हो रहा है वो पूरा स्थल का क्षेत्र है, और वो वाली सीमा की लंबाई अपने 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा की बात करें, यहीं पर बता ही देता हूं आपको। तटीय सीमा की बात करें तो तटीय सीमा में जहां पर समुद्र की जो तट रेखा है अपनी, ठीक है बच्चों, वो वाली प्लस जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल करते हुए जो तटीय सीमा है वो है 7,516.6 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों आपके जो चीजें अलग हो गई, स्थलीय सीमा जहां भूमि पे टच हो रही है और जो तटीय सीमा जहां समुद्र तट है वो वाली सीमा। ठीक है बच्चों, लेकिन इनके दो द्वीपीय सहित समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तरी भाग को पर्वतों ने घेर रखा है और दक्षिण में ये पर्वत पतले होते जाते हैं, हिंद महासागर तक फैलते और इसे दो समुद्री भागों में विभाजित करते हैं। जो अभी बताया आपको मैंने, जो पूर्वोत्तर का जो इलाका है बच्चों आपने, ठीक है, तो यहां पर है जो पूरे क्या है, हिमालय पर्वत है। ठीक, और वापस पीछे की तरफ मैप पे ही दिखाना पड़ेगा आपको। ये जो इलाका है यहाँ पर पूरे क्या है, हिमालय पर्वत। तो ये यहाँ पर तो इनकी चौड़ाई क्या है, अधिक, और यहाँ पर आते आते थोड़ी चौड़ाई कम होगी, और ये इस जगह से घूमते हुए यहाँ से समुद्र में निगमित हो जाते हैं या छुप जाते हैं, और पुनः है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में यहाँ से घूमते हुए
बर्मा में जाते हैं, ठीक है, और बर्मा के यहाँ से समुद्र में निगमित हो जाते हैं, जिसे अपन बर्मा में इसे जो हिमालय पर्वत को अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत को बर्मा में वहां से समुद्र निगमित होते हैं और पुनः जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में समुद्र में वापस प्रकट होते हैं, ठीक है। जो भारत के जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है वो जो लक्षद्वीपीय समूह और दक्षिण पश्चिम अरब सागर में स्थित है, ठीक है। सॉरी बच्चों, आगे वाला बताना है, ठीक है भाई साहब। ये है जो हिंद महासागर को 2 भागों में बांटते हैं। भारत का जो समुद्र का इलाका है वहां पर ये पर्वत इस तरीके से यहाँ आते हैं, और जो ये वाला इलाका है हिंद महासागर का उसको 2 भागों में डिवाइडेड कर देते हैं। एक अफ्रीका की तट की तरफ वाला, ठीक है, और दूसरा जो है जो इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा है उस तरफ वाले समुद्र के रूप में ये जाना जाता है। और इनका विभाजन कौन करते हैं? हिमालय पर्वत के ही कुछ भाग है जो भारत के आकार। तो एक तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में बच्चों अरब सागर, ठीक है। ये पश्चिम अरब सागर जो मुख्य भूमि के पूर्व पश्चिम विस्तार और उत्तर दक्षिण विस्तार से छोटी है। जो मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण विस्तार से छोटा है। पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण में छोटा है। आगे देखते हैं अपन, जो लंबाई चौड़ाई है उन्हीं की बात कर रहे हैं। जैसे देखो, अभी इसके अंदर ही बताता हूं आपको वापस में। विस्तार की जो लंबाई चौड़ाई की बात कर रही इसमें आ गया है भारत की उत्तर से दक्षिण तक जो इसकी लंबाई है वो है बच्चों 3214 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की जो इसकी चौड़ाई है वो 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से जो पश्चिम की जो इसकी चौड़ाई है बच्चों वो इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके 2933 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों आप। उत्तर से दक्षिण तो है ये, ठीक है, और पूरब से पश्चिम है ये 2933 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण या पूरब से जो पश्चिम है इसकी चौड़ाई कितनी है। और इसी में अगर बात करें अपन यहीं पे, तो जो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है बच्चों, इसी में पूछा जाता है आपको भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। जो उत्तरी बिंदु है बच्चों वो है इंदिरा कॉल, ठीक है बच्चों। जो इंदिरा कॉल है, ठीक है, वो सबसे उत्तरी बिंदु है। और जो सबसे दक्षिण बिंदु है वो माना जाता है बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, सबसे लास्ट में इंदिरा पॉइंट। जो 2004 में जब सुनामी आई थी उस समय बच्चों वो जलमग्न हो गया था, गायब हो गया था। जो भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु रहेगा भूमि, ठीक है, वो रहेगी इंदिरा पॉइंट। और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो जो पूर्व में है बच्चों, ठीक है, जो पूर्व के अंदर है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश का दिहांग क्षेत्र का जो इलाका है वहां पर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। किबू-थी मिलता है कई जगह बच्चों, और कई जगह किबू-तू मिलता है। जो सबसे पूर्वी जो बिंदु है अपना किबू-थू या किबू-ती, ठीक है, वो अरुणाचल प्रदेश में है। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है गुजरात के अंदर बच्चों, वो है गौर माता गुजरात। ये ध्यान रखना आपको कि सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो 2004 में सुनामी में समाप्त हो चुका था। सबसे जो पश्चिम पूर्वी बिंदु है वो किबू-तू है अरुणाचल प्रदेश का, और जो सबसे पश्चिमी है वो है गुजरात का गौर माता बिंदु, ठीक है बच्चों। ये प्रमुख जो इसके आकार के आधार पे जो प्रश्न बनते हैं आपके कक्षा 9 के हिसाब से वो है। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में के समय में 2 घंटे का अंतर, ये इंपॉर्टेंट है, 2 घंटे का जो अंतर है। मतलब कि अगर अरुणाचल प्रदेश में
मान लो सुबह 5:30 पे, ठीक है, अगर सूर्योदय हुआ है तो गुजरात का जो गौरमाता वाला पॉइंट है बच्चों, वहां से 2 घंटे ऐड कर लो, +2, मतलब कि गुजरात के अंदर सूर्योदय कितने बजे होगा, 7:30 बजे सुबह के। ये 2 घंटे का अंतर है पूरब से पश्चिम के बीच में। अगर आप यात्रा करेंगे तो आपको 2 घंटे का अंतर दिखाई देगा। अगर बात यहीं से करें तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो सबसे पहले अगर सूर्योदय की बात करें अपन तो बच्चों वो होगा अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ होता है, गुजरात में। अगर बात करें कि सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है, तो जहां सबसे पहले सूर्य का उदय होगा वहीं पर क्या होगा बच्चों, सबसे पहले सूर्यास्त, तो वो भी होगा अरुणाचल प्रदेश। और सबसे लेट सूर्यास्त कहाँ होता है, तो वो हो जाएगा बच्चों गुजरात। जहां सबसे लेट सूर्योदय हो रहा है वहीं पे सबसे अंत में सूर्यास्त होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का समय आपने पहले बात करी ली IST का, ठीक है। IST है जो मिर्जापुर से गुजरती है और वही भारत का मानक समय माना जाता है। अगर पूछे प्रश्न की मानक समय क्या है भारत का, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना गया है। और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है देश में दिन और रात को प्रभावित करता है। अक्षांशीय विस्तार की वजह से भारत का दिन और रात है जो बच्चों छोटे बड़े होते रहते सर्दियों में और गर्मियों में। भारत का विश्व के साथ क्या संबंध था, ठीक है, तो भारत है जो एक बहुत ही प्राचीन देश है और उसका विश्व के साथ शुरू से बहुत ज़्यादा संबंध रहा है, चाहे कृषि के व्यापार के माध्यम से हो, शिक्षा के माध्यम से हो वो, और सबसे बड़ा है जो कृषि उपज के लिए विश्व में ये प्रसिद्ध रहा है। भारत एशियाई महाद्वीप के मध्य में पश्चिम और पूर्व के बीच स्थित है। जो अपन वर्ल्ड के मैप की बात करते हैं तो ग्लोब की अगर बात करें तो भारत है जो लगभग विश्व के एशिया के जो दक्षिण की स्थिति में तो है, लेकिन लगभग है जो आप है जो पूर्व और पश्चिम के बीच में दोनों को कनेक्शन करने के लिए ये स्थान काम आता, लगभग मध्य में स्थित है। और ये एशियाई महाद्वीप के दक्षिण का विस्तार है। जो एशिया महाद्वीप है, ठीक है बच्चों, उसके दक्षिणी भाग में स्थित है। भारत एशिया के कौन से भाग में स्थित है, प्रश्न पूछे तो ये दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी एशिया का दक्षिणी विस्तार है और एशिया के बाकी हिस्सों से अलग है, इसीलिए इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। जो भारत जो देश है उसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि एशिया महाद्वीप में होते हुए भी इस संपूर्ण क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिंद महासागर मार्ग पश्चिमी यूरोपीय देशों को पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ने का कार्य करता है या उसे जोड़ता है। जो भारत जो भी समुद्री मार्ग होता है बच्चों, व्यापार जो भी समुद्री व्यापार होगा, उन सब व्यापारों का जो पूर्व से पश्चिम के बीच में जो व्यापार हो रहा है उन व्यापारों को जोड़ने का कार्य है जो भारत के क्षेत्र से होकर गुजरता है। जो कोई भी देश है, मान लो इधर के आप यूरोपियन देश देख लो, ठीक है, चाहे आप इधर के पूर्वी देश देख लो, पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है, अमेरिका हो गया, इधर का दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, इन सब देशों को अगर व्यापार करना है, ठीक है, तो उनको जलमार्ग द्वारा भारत के साथ में संपर्क में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की हिंद महासागर में कि सबसे अधिक तटरेखा हिंद महासागर में अगर किसी देश की है तो एकमात्र भारत है, बाकी किसी अन्य देश की इतनी बड़ी तटरेखा नहीं है। और जो ट्रांस हिंद महासागर है उसका पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को जोड़ने का कार्य करता है। जो जितना भी ट्रेड व्यापार होगा वो सब हिंद महासागर के इलाके से होगा और वो भारतीय जो सीमा है उसी के पास से होकर गुजरता है। और एक बात और बता दूं कि एकमात्र विश्व का ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नामकरण से हुआ है, वो है हिंद महासागर। भारत की स्थिति के कारण ही उस महासागर का नाम ही हिंद महासागर रखा गया है। हिंद महासागर में किसी अन्य देशों की तटरेखा भारत जितनी लंबी नहीं है। भारत की जो स्थिति इस प्रकार की है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर जो भारत की तटरेखा लंबी है और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम के पीछे महासागर है और उसे कहा जाता है बच्चों हिंद महासागर। अगला देखते हैं भारत का विश्व के साथ संबंध। भारत के भूमि मार्ग और समुद्री मार्गों से बहुत पहले से मौजूद है। उत्तरी पहाड़ों से होकर गुजरने वाले विभिन्न मार्ग प्राचीन यात्रियों के लिए परिवहन का साधन थे, क्योंकि पहले समुद्र के कारण इस तरह के संचार सीमित थे। इसी रूप में आप जानते हो कि बच्चों आपने पढ़ा भी होगा या कभी सुना होगा कि जो भारत का स्थल मार्ग था, भारत के पड़ोस से जो निकलता था प्रमुख, ठीक है, वो चीन से होता हुआ जो
ठेठ ईरान तेहरान होते हुए यूरोप तक वो व्यापारिक मार्ग था बच्चों, और उसे जाना जाता था सिल्क रूट, और या फिर कह सकते हैं आप इसे रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। वो स्थलीय मार्ग था जो पूर्व को पश्चिम से जोड़ने का कार्य करता था, और उसके अलावा जो भारत की जो तट रेखा थी वहां पर अनेक प्राचीन बंदरगाह थे, उनके माध्यम से भी अन्य देशों के साथ जो आदान प्रदान होता था बच्चों, उनके माध्यम से है जो भारत विश्व में जाना जाता था। और इन्हीं मार्गों से, इन स्थल मार्गों से और जल मार्गों के माध्यम से ही भारतीय संस्कृति है जो विदेशों में पहुंची, और उसी इन्हीं मार्गों से जो भारतीय पौराणिक आख्यान है, रामायण है, महाभारत जैसे भारतीय जो महाकाव्य है वो दूसरे देशों में गए, पंचतंत्र की कहानियां हैं वो दूसरे देशों में गई। इसके अलावा जो भारतीयों ने जो रासायनिक और गणित के क्षेत्र के अंदर जो नई नई खोजें करी थी, खगोलीय खोज करी थी, वो सब विदेशों में गई। जैसे भारतीय अंक, ठीक है, शून्य की शुरुआत, दशमलव प्रणाली, पाई, इसकी खोज करी थी, वो भारत के इन्हीं मार्गों के माध्यम से विदेशों में गई और वहीं से वो पूरे विश्व में फैली है, इसी प्रणाली से दुनिया भर में पहुंची। इसके अलावा मलमल और मसाले, भारत की जो मलमल है ढाका की, ठीक है बच्चों, वर्तमान में जो ढाका बांग्लादेश में पड़ता है, ढाका की मलमल विश्व प्रसिद्ध थी। और यहाँ पर जो ढाका बनाने वाले कारीगर थे, जुलाहे जिन्हें कहा जाता है, वो इतनी महीन मलमल तैयार करते थे कि लगभग आप 100 गज की या 100 मीटर लंबी मलमल को एक माचिस की दिया चले की डिब्बी के अंदर भी आप उसको रख सकते थे, इतनी मलमल जो महीन थी और विश्व प्रसिद्ध थी। और भारत के मसाले और सामान पूरी दुनिया के दूसरे हिस्सों में निर्यात किए गए थे। और भारत है जो वैसे भी मसालों के रूप में प्रसिद्ध है, मसालों के देश के रूप में, यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न किस्म के मसालों के लिए ही जो दूसरे देश से वो भारतीय उपमहाद्वीप या भारतीय देश के साथ अपना व्यापार करते थे, और इन्हीं मार्गों के द्वारा उनका निर्यात किया जाता था। इसी देशों में ग्रीक मूर्तिकला और वास्तुकला का प्रभाव व्यापक रूप से देखा जा सकता है। देखो, जब भी आयात निर्यात होता है, दो देशों के बीच में संपर्क होता है, तो केवल चीज़ों का ही नहीं, वहाँ से संस्कृति, वहाँ की आबो हवा, वहाँ के रहने वाले लोग, उनका भी है जो विचार और सांस्कृतिक रूप से भी आदान प्रदान होता है। उसी का रूप देखा गया कि भारत से महाभारत, रामायण और भारतीय अंग, दशमलव, रसायन विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, ठीक है, ये सब तो गए विदेशों में। और वहाँ का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा कि भारत में जो भी मूर्तियाँ बनाने लगे बच्चों, उन मूर्तियाँ और जो वास्तुकला है, घर बनाने की जो टेक्निक है, उनके ऊपर विदेशों का प्रभाव अपने ऊपर मिलता है। जैसे अपन पढ़ते हैं कि गांधार शैली की मूर्तियां, ठीक है, और भारत में रोमन जो शैली है उनके पात्र या रोमन जो कलाकृतियां, उनका भारत में आज भी कई जगह वो अपने को दिखाई पड़ जाती है। भारत और उसके पड़ोसियों की बात करें तो भारत में अनेक जो अपने पड़ोसी है उनके साथ गहरे ऐतिहासिक संबंध है। इनमें से जो भारत के कुल 28 जो राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके अंदर शामिल किए गए हैं। जैसे उत्तर पश्चिम में इसकी सीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है, जबकि पूर्व में इसकी सीमा नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा आदि से लगती है। श्रीलंका और मालदीव भारत के दक्षिणी तट पर स्थित देश हैं। देखो बच्चों, भारत के पड़ोसी देशों की बात हो रही है, तो पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो उसके अंदर एक ट्रिक है, बचपन में भूत आया, जैसे अपन याद कर सकते हैं बचपन में। अगर भारत के पड़ोसी देशों की यहाँ से थोड़े से आउटलाइन जो नक्शे के माध्यम से करते हैं बात, तो जो सबसे पश्चिमी तरफ की है वो बच्चों अपने पड़ता है भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। उसके बाद में कुछ इलाका है जो बच्चों वो आता है अपने अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान है जो बच्चों वो इलाका टच होता है जहाँ पर है जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा। उसके बाद में जो अगला इलाका आता है बच्चों वो अपने आता है चीन का, ठीक है। चीन के बाद में जो तिब्बत का इलाका भारत का पड़ोस में आता है, और तिब्बत पर ही है जो बच्चों चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उसके बाद में जो अगला पड़ोसी देश आता है अपना, वो आता है बच्चों नेपाल। अगला जो पड़ोसी देश है वो है बच्चों नेपाल। और नेपाल के बाद में जो अगला पड़ोसी देश है अपना वो है भूटान। और भूटान के बाद में जैसे ही ये जो इलाका आता है अपना, यहाँ तक ये आ गया बच्चों भूटान, और ये जो इलाका डाउनफॉल हो रहा है यहाँ पर आता है अपना पड़ोसी देश बर्मा, जिसे आप म्यांमार के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर की तरफ बात करें तो बंगाल के साथ में जो अपना इलाका लग रहा है बच्चों, वहाँ पर आता है बांग्लादेश। ये भी अपना क्या है, पड़ोसी मुल्क है। और ये तो हो गए जो स्थलीय रूप से टच हो रखे वो वाले पड़ोसी देश। इसके अलावा अगर बात करें तटीय सीमा की तरफ से, तो जो यहाँ पर जो नीचे की तरफ जो देश है श्रीलंका, वो अपना पड़ोसी देश है।
उसके अलावा अगर बात करें तो लक्षद्वीप की तरफ से नीचे यहाँ पर एक देश आता है बच्चों, वो जाना जाता है, जो समुद्री देश है वो जाना जाता है बच्चों मालदीव। ठीक है, जो मालदीव है वो भी भारत का एक प्रमुख पड़ोसी देश है। ठीक है बच्चों, तो ये है तो भारत के प्रमुख पड़ोसी देश है। उत्तर की तरफ बात करें तो अफगानिस्तान है। ठीक है, पश्चिम की तरफ बात करें तो पाकिस्तान है, और जो उत्तर और पूर्व की तरफ की बात करें तो चीन आ गया, तिब्बत, नेपाल, भूटान, और जो बिल्कुल ही पूर्वोत्तर है उसके अंदर बात करें तो जो भूटान के बाद में जो बर्मा है वो अपना प्रमुख पड़ोसी देश है, और उसी के साथ में भौगोलिक रूप से टच में है अपने दूसरा बांग्लादेश। ठीक है बच्चों, ये भारत के प्रमुख पड़ोसी देश है। भारत और विश्व, भारत है जो मध्य एशिया में स्थित है। स्टार्ट में मैंने बताई दिया आपको भाई बच्चों कि जो भारत की स्थिति है एशिया के दक्षिण में तो है, लेकिन वो दक्षिण में होते हुए भी लगभग सेंटर में है। जो मान लो एशिया इतना बड़ा है तो भारत की स्थिति यहाँ है, लेकिन बिल्कुल कैसे है भाई, मध्य, यहाँ तक ऊपर का जो इलाका है वो इतना फैला हुआ, तो मध्य एशिया के अंदर स्थित है। ठीक है बच्चों, ये मध्य एशिया में स्थित है। ट्रांस हिंद महासागर मार्गों के कारण भारत का बेहतरीन रणनीतिक स्थिति है। डेक्कन प्रायद्वीप भारत को पश्चिम और एशिया से जुड़ने में मदद करता है। जो दक्कन का जो पठार है, दक्कन का जो प्रायद्वीप है वो भारत को पश्चिमी एशिया से जुड़ने में मदद करता है। भारत की सबसे बड़ी तटरेखा हिंद महासागर में, जैसे बताया मैंने आपको, और भारत भूमि और जल के माध्यम से दुनिया के बाकी सभी देशों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। भारत स्थल रूप से भी जुड़ा हुआ है और जलमार्ग के द्वारा भी दूसरे देशों से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसका स्थलीय संपर्क जल संपर्क से पुराना है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि भारत है जो जलमार्ग की खोज होने से पूर्व ही स्थल मार्ग द्वारा ही दूसरे देशों के साथ जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल से ही महासागरों ने देश की यात्रा को प्रतिबंधित किया है। देखो, प्राचीन काल से ही महासागरों ने देश में यात्रा को प्रतिबंधित किया है, लेकिन जो महासागर उनमें हमेशा समान जलवायु नहीं रहती, कभी तूफान वगैरह आता है, इसलिए जो पुराने जमाने के व्यक्ति थे वो महासागरीय यात्रा को थोड़ा दूर रखते थे, जबकि स्थलीय यात्रा में अधिक विश्वास करते थे। स्थलीय मार्गों ने प्राचीन यात्राओं में मदद की है। भारत में मसालों का भी एक समृद्ध स्रोत है, जिन्हें दुनिया में कई देशों में निर्यात किया जाता है। और पश्चिमी एशिया का स्थापत्य शैली और ग्रीक संस्कृति भारत में विभिन्न हिस्सों में देखी जा सकती है। इससे पहले बात करी मैंने आयात निर्यात के साथ में चीज़ों के आयात निर्यात के अलावा है जो बच्चों वहाँ से सांस्कृतिक रूप से भी अपना आयात निर्यात हुआ है। और यहाँ बात हो रही है कि जो प्राचीन यात्री जो उनकी यात्रा में है जो मदद करी, आपको पता है अपने भारत में अनेक जो विदेशी यात्री है वो यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे बात करते हैं हर्षवर्धन के काल में हैंगसोंग, ठीक है, फिर फाहयान, ठीक है बच्चों, इत्सिंग, ठीक है, ये सभी है जो चीनी यात्री है जो भारत है। उसके अलावा अगर बात करें तो भारत से है जो खुद जो यहाँ के बड़े गणितज्ञ या महान व्यक्ति थे उनके समय भी आए। इसके अलावा अन्य यात्रियों की बात करें तो अपने यहाँ पर इटली का मार्को पोलो, ठीक है बच्चों, और ठेठ दक्षिण अफ्रीका का इबन बतूता, ठीक है, इबन बतूता, और जिसने जो किताब लिखी थी बच्चों प्रसिद्ध रहला एक किताब लिखी थी। इन सभी स्रोत, इसके अलावा जो विदेशों से आक्रमणकारियों के साथ में अपने यहाँ पर काफ़ी लेखक भी आए, ठीक है, उन्होंने यहाँ भारत की ये जो स्थिति और इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की थी और अपने देशों के अंदर उन्होंने अपने भारत का जो संस्कृति है उनका प्रचार प्रसार किया। भारत के बाकी दुनिया और अनेक आसपास के भौगोलिक संबंध का वर्णन किया गया है। भारत का अपने पड़ोसियों के साथ एक मजबूत ऐतिहासिक संबंध है। और जैसे बताया कि इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में कुल कितने राज्य है बच्चों, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ये उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये आपको बता ही चुका कहाँ कहाँ सीमा है जो साझा कर रहा है। ये आ गया इसकी जो ट्रिक बताई थी भारत के पड़ोसी देशों की, बचपन में भी ये किया, ये नहीं है, बचपन में भूत आया इसका है, ठीक है। वैसे बचपन बांग्लादेश इसकी सीमा है जो, ये देखो बच्चों जो पर्पल कलर में दिख रहा है ये क्या है, पूरा बांग्लादेश। और इसके साथ जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 4096 किलोमीटर। इसके बाद में जो दूसरी है चीन के साथ में है जो बच्चों सर्वाधिक सीमा अपन है जो साझा करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से वापस ये यहाँ तक, ठीक है। तो इसके अंदर है जो बच्चों ये जो इलाका दिख रहा है नेपाल, और नेपाल के पीछे की तरफ जो ये है बच्चों ये है तिब्बत, ठीक है। तिब्बत को जो मैंने बताया आपको कब्जा कर चुका है चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा अपन तय करते हैं। पाकिस्तान के साथ ये जो इलाका है बच्चों ये यहाँ तक,
जो पिंक में दिख रहा है ये पाकिस्तान है। इसके साथ में अपन है जो 3323 जो सीमा है किलोमीटर लंबी, वो अपन इसके साथ में साझा करते हैं। बाकी रहा नेपाल, 1751 की जो सीमा है किलोमीटर लंबी, वो है जो नेपाल के साथ हम साझा करते हैं। म्यांमार जो बर्मा है, 1643 किलोमीटर लंबी सीमा हम साझा करते हैं। ये जो इलाका दिख रहा है आपको ग्रीन में, ठीक है, ये यहाँ तक जो है 1643 किलोमीटर लंबी सीमा हम तय करते हैं। और भूटान जो एक पहाड़ी राज्य है जो पर्पल कलर में दिख रहा है, ये लैंडलॉक कंट्री है, स्थलबद्ध देश है, उसके साथ में 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। और अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ बच्चों हम 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। ग्रीन बेल्ट जो दिख रहा है ये वाला इलाका थोड़ा सा टच होता है और वो पड़ता है अपने भारत के पीओके में। तो ये जो बता रखा आपको कि बचपन में बीए किया, वैसे बांग्लादेश, जैसे चीन, वैसे पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, इनको याद रखना बच्चों। हाँ, और इसी के साथ बता ही देता हूँ यहीं पे जो ये इसमें दिख नहीं रहा प्रॉपर, इस तरफ लक्षद्वीप है, इधर ही मालदीव है, और ये श्रीलंका का पात्र जो इलाका है थोड़ा सा जो अपना पड़ोसी देश है वो दिखाई दे रहा है इसके अंदर। बाकी दुनिया प्रमुख जो है इंपॉर्टेंट आपके ये बनता है कि पड़ोसी देश कौन सी है, कौन सी दिशा के अंदर है। भारत के बारे में कुछ रोचक तथ्य के बारे में बात करें तो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है बच्चों कंचनजंगा, ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी इसे कहना चाहिए बच्चों भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, वो है बच्चों कंचनजंगा 8516 मीटर। और दूसरी अगर बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो बच्चों ध्यान रखना भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है बच्चों K2, ठीक है, जिसे आप गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। उसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये हिमालय की है और ये है जो काराकोरम श्रेणी है बच्चों अपनी, ठीक है, उस श्रेणी में स्थित है। ये 8611 सबसे ऊंची चोटी है। और बात करें विश्व की सबसे ऊंची चोटी, यहीं पर बात कर लेते हैं अपन। जो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है बच्चों, 8848 मीटर। और वो है बच्चों आपके कहाँ, नेपाल में, जिसे नेपाल में कहा जाता है सागर माथा, ठीक है, इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो ये बात होगी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची है ना बच्चों, ध्यान रखना, आप वापस लिख रहा हूँ यहाँ पर, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है भारत की वो है कंचनजंगा 8516 मीटर, ठीक है। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है 8848 मीटर। और जो कंचनजंगा की बात कर रहे हैं वो विश्व में तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है बच्चों, ठीक है। और भारत की कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, आपको बता ही दिया कि कर्क रेखा है जो भारत को लगभग बराबर 2 भागों में बांटती है, ठीक है। और भारत का मध्य भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी भाग दक्षिणी गोल, वैसे तो पूरा ही मध्य भाग उत्तरी गोलार्ध नहीं, पूरा ही उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह है जो क्रम से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भारत के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है, ठीक है बच्चों। इस तरफ क्या आ गया आपके बंगाल की खाड़ी और इस तरफ अरब सागर, जो मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था। अगला देखते हैं और रोचक तथ्यों में 1947 से पूर्व भारत में 2 तरह के राज्य थे। जब तक यहाँ पर अंग्रेज थे बच्चों, भारत को उन्होंने अलग अलग प्रकार से अपने सुविधा की दृष्टि से बांट रखा था। तो यहाँ पर 2 तरह के राज्य थे, एक तो थे प्रांत और एक थी रियासतें, ठीक है बच्चों। जो 1947 से पहले जो भारत था वो अंग्रेजों के राज में था और यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करना कि 563 जो रियासतें थी और 93 जो इनके प्रांत थे और 4 है जो बच्चों चीफ कमिश्नरी जो है क्षेत्र यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनाए थे। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि भारत पर उन्होंने
जो एक साथ उनको कंट्रोल करने के लिए वायसराय नाम का एक पद बनाया था। इन सभी इलाकों को है जो वो अपने साथ में कंट्रोल रखने के लिए वायसराय, ठीक है, वायसराय का पद है जो उन्होंने बनाया था। और इससे पहले जो बच्चों ये गवर्नर जनरल के नाम से काम करता था और जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वफादारी के बदले में रियासतों पर स्थानीय वंशानुगत शासनों का शासन था। जो भारत में जो रियासतें थी उनके साथ में उन्होंने अलग अलग समय पर है जो संधियां करी और संधि के तहत जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया उन्हीं को है जो वंशानुगत है जो उनका अधिकार उन रियासतों पर रखा, और जिन्होंने साथ नहीं दिया उनके वहां से उन शासकों को हटाकर उनके जो कहना मानने वाले कठपुतली शासकों को उन्होंने स्थापित वहां पर किया था। इसके अलावा बात करें तो भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जो 2004 की सुनामी में पूरी तरह से डूब चुका है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है 1869 में स्वेज नहर, जो बच्चों स्वेज नहर है उसका निर्माण है जो 1869 में हुआ है। जो आपको जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके जो उत्तरी बिंदु है मिस्र, वहां पर ये है। और इसके निर्माण के बाद से है जो भारत के साथ में अन्य देशों और यूरोपीय देशों के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई है। और इसके अलावा भारत का है जो विश्व में है जो दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या, और वर्तमान में बच्चों ये प्रथम आ चुके हम, चीन अपने से 1 नंबर पे है। जो स्वेज नहर की अगर बात करें बच्चों तो वर्ल्ड के मैप में यूरोप और ये जो अफ्रीका का जो इलाका है टॉप का, और भारत है जो यहाँ पर है। तो पहले क्या है कि जो अमेरिका और जो देश थे उनको यहाँ से अगर यूरोपीय देशों को अगर भारत के साथ में या दूसरे जो पूर्वी देश उनसे बात यात्रा करनी है या संपर्क करना है तो उनको पूरा प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर को पार करते हुए भारत और उसके आगे के देशों की तरफ जाना पड़ता था। इसमें अधिक समय लगता था। लेकिन 1869 है बच्चों, इस टाइम में यहाँ पर इन्होंने एक नई कृत्रिम नहर बना दी और उसे कहा गया बच्चों स्वेज नहर। और स्वेज नहर बनाने के बाद में अब है जो जितने भी व्यापारिक जहाज आ रहे थे उनको इतना चक्कर काट के नहीं आना पड़ता था। अभी वो यहाँ से जो यूरोप का जो हिस्सा है टर्की के साइड का वहाँ से क्रॉस करते हुए भूमध्य सागर और लाल सागर को क्रॉस करते हुए सीधा है जो वो प्रशांत महासागर हिंद महासागर की तरफ आ सकते हैं और यहाँ से अन्य देशों के साथ अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार से उनको है जो लगभग 7000 किलोमीटर की जो दूरी है अभी वो उनको कम तय करनी पड़ती है, दूरी कम तय करनी पड़ती है, समय कम लगता है, फ्यूल कम खर्च होता है। इस प्रकार से उनको लाभ ही लाभ है। यह है जो बच्चों आपके कक्षा 9 के जो पहला पार्ट था उनके महत्वपूर्ण और जो कुछ चीज़ें बताई गई है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से ध्यान लगाकर इन्हें पढ़ें और ऐसी ही क्लासें आपको लगातार एक के बाद एक आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।